लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेजेंड, ही इज एन ऑथर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर फिनोलॉजी के साथ साथ ही इज एन इन्वेस्टर, प्रांजल कामरा। प्रांजल, आपका सबसे पहले इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में स्वागत है। Thank you so much, Anand. Thank you for inviting me here. I am super excited about this. Also, आपका बैकग्राउंड जितना अच्छा है, जितने अच्छे से आप तैयार होके आए हैं, मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं बड़ा ही इनफॉर्मल तरीके से आ गया हूँ। तो ऑलरेडी मैं बड़ा ही नर्वस हूँ आपके शो में आने के बाद। प्रांजल, हमें बस आपकी नॉलेज से फर्क पड़ता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई फर्क पड़ता नहीं। हमें तो सिर्फ आपसे ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बार जस्ट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि प्रांजल की एक्चुअल लाइफ, खुद की लाइफ में क्या क्या हुआ है। फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, करेक्शन सेक्टर्स, या फिर हो बिटकॉइन से रिलेटेड, हर एक चीज को कवर करेंगे। तो प्रांजल, सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? एलएलबी से शेयर मार्केट, ये कैसी जर्नी रही? तो एक्चुअली आनंद, ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लॉ ना कभी करना ही नहीं था। मतलब मैं पढ़ाई में कभी स्कूल में अच्छा नहीं था, तो घर वालों ने सोचा कि ये इसको तो कुछ पता ही नहीं इसको करना क्या है। और घर वालों को मेरे बड़ी चिंता होती थी। मेरे घर में ना सब एकेडमिक बैकग्राउंड थे। दादाजी पीएचडी इन फिजिक्स, वो एक साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और रायपुर में तभी एक ही कॉलेज होता था बीएससी करने के लिए। तो बड़ा उनका शहर में था कि पढ़े लिखे परिवार से हैं। मम्मी डबल पीएचडी इन इंग्लिश। तो सारे अकेडमिशियंस का सर्कल रहता था हमारा। तो उसमें ना, और ये उन सब टीचर्स के बच्चे भी टॉप करते थे। तो मेरी मम्मी को बड़ा अजीब लगता था कि बस एक तेरे मार्क्स में किसी को बता नहीं पाती हूँ, मेरे सारे कलीग्स के बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो वो बड़ी कॉन्शियस रहती थी मुझे लेके। लेकिन ये था कि बोलने की आदत थी मुझे, मैंने बोलने की बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी। क्योंकि एक बार बचपन में एक टीचर ने बड़ा ही बुरे से डांट दिया था मुझे कि मुझे बोलना नहीं आता, तो वो थोड़ा चुप गया था। तो घर वालों ने सोचा कि चलो बोलता अच्छा है तो इससे लॉ करवा देते हैं। क्योंकि घर वालों को पता भी नहीं था कि लॉयर का काम क्या होता है, लॉयर को करना क्या होता है। उनको भी लगा था कि अच्छा बोलता है मतलब अच्छा लॉयर है। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, क्लैट, और मैं सिलेक्ट हो गया। पहले ही कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया ये मेरे लिए नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। तो थर्ड ईयर में मैं पापा के साथ एक टीवी चैनल में एक प्रोग्राम देख रहा था, शेयर्स वाला। और जैसा आप जानते हो, ये टीवी चैनल्स में दिन भर वो कॉलर वाले प्रोग्राम आते रहते हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, ओपिनियंस और इस तरीके के। एज अ बिगिनर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा था कि वो डॉन के गेटअप में थे और बड़ा एग्रेसिवली बोल रहे थे। वो पंचिंग बैग को पंच कर रहे थे कि ये शेयर मत लो, डूब जाओगे, मैं कितना समझाता हूँ तुम लोगों को, शो बंद कर दो प्रोड्यूसर, और इस तरीके से। वो ना किसी यूएस शो से इंस्पायर्ड था, मैं नाम भूल गया, बट ऐसा कुछ था। तो एज अ बिगिनर मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि यार ये आदमी को 4,000 कंपनियां लिस्टेड है, कॉलर फोन करता है, फोन उठाता है, शेयर के बारे में पूछता है, और इन्हें हर कंपनी के बारे में पता है। तो मुझे ना इनके जैसा बनना है। 4,000 कंपनियां जिसके बारे में पूछो पता है। अब जब मेरे को इस इंडस्ट्री का अंदाजा हुआ है तो मुझे पता चला नहीं भैया, क्वेश्चंस पहले ही ईमेल पे आ जाते हैं। तो कॉलिंग तो वो अलग चीज है। लेकिन तब मेरे को लगता था यार मेरे को ऐसा बनना है, मुझे 4,000 कंपनियों के बारे में पता है तो मेरे को जीके से ही मेरी जिंदगी चल जाएगी। तो मेरे को उनके जैसा बनना था। तो मैंने वो ना शो में अपना नंबर भी बता देते थे, खुल के नंबर बताते थे, ये मेरा नंबर है, कुछ डाउट है। तो मैंने उनसे एक बार बात की, तो उन्होंने ना मेरे को बड़े सटल तरीके से बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ऐसे मेरे से इंस्पायर मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने तो पापा को बोल दिया था कि पापा मेरे को पैसे दे दो, मुझे तो यही करना है। तो पापा ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए थे। और मेरे को तभी तभी पापा ने बर्थडे में एक स्कूटर गिफ्ट किया था, टीवीएस वीगो। तो पहली बार मेरे पास साइकिल से स्कूटर आया था, तो मेरे को लगता था कि अब मेरे को पंख लग गए। तो पहला उस दिन जब मैंने कुछ शेयर्स खरीदे तो पहला दूसरा शेयर उसमें से टीवीएस भी था। वो 10-11 महीनों में 9 गुना बढ़ गया। 30 रुपए का 27-28 रुपए का वो 260-270 रुपए हो गया। और मेरे 4,000 रुपए 40,000 रुपए हो गए। तो मेरे को लगा मुझे तो आ गई इन्वेस्टिंग, ऐसे ही तो करना है, ये तो बड़ा सिंपल है, मैं कमा लूंगा। अगले जितने शेयर्स मैंने खरीदे ना, लगभग सब डूब गए। एक एल्डर फार्मा खरीदा था, तो डूब गया, डीलिस्ट हो गया खरीदने के कुछ समय बाद। एक और फार्मा कंपनी थी, पता नहीं मेरे को आजकल याद नहीं आती वो, कोई माइक्रो कैप फार्मा कंपनी थी। तो मैंने 2 फार्मा कंपनी खरीदी थी। और कैसे खरीदी थी? मनी कंट्रोल में गए, देखे सबसे ज्यादा बाय किसका आ रहा है, जो पसंद आई वो ले ली। तो जब पैसे डूब गए तो लगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ये गिल्ट हुआ कि एक तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, घर वालों को चिंता है, पापा ने जो पैसे दिए थे वो भी डुबा रहा हूँ, अब तो ये पैसे तो रिकवर करके देने ही है, कुछ भी करना है। तो वहां से मैंने गूगल किया, फिर वॉरेन बफेट
जी के बारे में पढ़ने को मिला, फिर मैं घुसता चला गया, मेरे को इतना मजा आने लगा कि और ना मैं अगर देखूं तो बचपन से ना मैं हमेशा ये कंपेयर करता था कि कोई बिस्किट भी लेना है तो ब्रिटानिया टाइगर में कितने ग्राम कितने रुपीस में आ रहा है, पार्ले जी कितने ग्राम कितने, तो मुझे कंपनीज के बारे में पढ़ने में मजा आता था और मुझे लगा इन्वेस्टिंग के जरिए मैं अपनी वो हॉबी पूरा कर सकता हूँ और ये इससे मैं जिंदगी भी चला सकता हूँ। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, साल 1.5 साल मैंने पढ़ाई की। फिर लॉ होने के बाद 5 साल का लॉ मैंने 6 साल में किया गिरते पड़ते। वो भी वो भी इसलिए किया क्योंकि मेरे को जहाँ पीजी कोर्स करना था फाइनेंस में, वहां पे एडमिशन तभी मिलता है क्योंकि वो पीजी कोर्स है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। तो बस इसलिए मैंने किया कि मेरे को वहां एडमिशन मिले, तो मैं वहां इंटरव्यू देने गया और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो डीन थे वहां के, कि ये उनकी जिंदगी का बेस्ट इंटरव्यू है जो उन्होंने किसी स्टूडेंट का लिया है। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि पहली बार अकेडमिकली मेरी तारीफ हुई थी, तो बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस था मैं, तो वहां से मैं फाइनेंस के प्रति शिफ्ट हुआ। एक समय ऐसा था जब आपकी मॉम के दोस्त लोग बोला करते थे या फिर आपकी मॉम बोला करती थी कि देखो उनका बेटा ऐसा था, अब वो सब बोलते होंगे कि देखो अब उनका बेटा ऐसा है, प्रांजल वैसा कुछ बन के दिखाओ। आई थिंक पता है, मतलब इसमें ये है कि सक्सेस बहुत ही टेम्पररी होती है, कभी कोई 25 में होता है, कोई 35 में, कोई 45 में। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि ये सर में ना घुसे, क्योंकि कितने लोग अर्श से फर्श पे आते हैं। जरूरी है कि बस हम अपने काम पे फोकस करें और दूसरे क्या बोल रहे हैं उस नॉइज को कैंसल आउट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको लगता है कि हम ही बेस्ट हैं और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। तो मेरे घर वाले मेरे को हर हफ्ते इस पे एक लेक्चर जरूर दे देते हैं, आजकल तू बहुत उड़ रहा है, जमीन पे आ जा। तो मेरे को उड़ने ही नहीं देते। तो, तो प्रांजल, इसमें आपका बीच में कुछ आंदोलन का भी एंगल आया था, वो क्या था? तो मेरे को पता चल गया था कि फर्स्ट ईयर में कि लॉ तो करना नहीं है, तो सेकेंड ईयर में ये अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था 2011, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो मेरे दादाजी ने आजादी के आंदोलन में पार्ट लिया था, तभी वो कॉलेज में थे, 18 साल के थे दादाजी। पापा जब जेपी आंदोलन हुआ तो वो टीनेजर थे, तो उन्होंने वो इमरजेंसी और जेपी आंदोलन में पार्ट लिया था। तो ये मेरे पास मौका था कि तीसरी पीढ़ी, अब मैं भी इस देश को बदलने में अपना योगदान दूंगा। तो मैं क्या 18 साल का था और उस समय ये था कि बस अब तो देश से भ्रष्टाचार को मिटाना ही है, तो भूख हड़ताल करूंगा, अनशन करूंगा, सब कुछ। और क्योंकि बोलता अच्छा था तो जल्दी ही मैं उनकी छत्तीसगढ़ की कोर टीम में आ गया था। तो छत्तीसगढ़ में मैनेज करना, हम लोग अरविंद केजरीवाल सर, मनीष सिसोदिया सर से हमारा कॉन्वर्सेशन होता था। तो टू एज एन 18-year-old दिस वाज रियली रियली एम्पावरिंग, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि हम लोग अगले दिन से ये निर्देश था दिल्ली से कि जेल भरो आंदोलन होने वाला है, और मैं तभी 18 हुआ था, आई वाज एलिजिबल टू गो टू जेल। और उसी दिन से मेरे एंड सेम एग्जाम्स भी शुरू होने वाले थे। तो मैंने सोचा आज का पेपर दे भी दूंगा तो क्या होना है, कल से तो जेल ही है, एक पेपर दे के क्या करना है, आज थोड़ा मोबिलाइज करते हैं क्राउड को कि चलो ज्यादा बड़ी तादाद में जेल जाना है। तो मैंने एग्जाम स्किप किया। शाम को हमको आता है कि नहीं, इस बार आंदोलन स्थगित, इस बार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो 3-4 महीने बाद फिर से रामलीला मैदान से शुरू करेंगे। और मैंने अपना पहला एग्जाम छोड़ दिया था। तो उस दिन मेरे को बहुत ठगा हुआ सा महसूस हुआ कि ये क्या हुआ, मैं अपना सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, मैंने चिंता नहीं की, अपनी पढ़ाई की, और अब आप बोलते हो आंदोलन स्थगित, पहले से बता देते। तो वहां से ना मेरा एकदम मोह भंग हुआ इससे कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है। और ना मेरे को ये फील हुआ, मैंने ये भगत सिंह वगैरह फिल्मों में देखा था कि जब वो अचानक से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्विट कर देते हैं गांधी जी, तो जिन्होंने अपनी नौकरियां त्याग दी थी, कपड़े जला दिए थे, अंग्रेजी कपड़े, वो तो कहीं के नहीं रहे। तो उस दिन आई फेल्ट कि मैं कहीं का नहीं रहा। और उसके बाद जब वापस कॉलेज वॉलेज जाना हुआ तो मैं 6 महीने बाद कॉलेज में प्रकट हुआ था, क्योंकि अब मैं अन्ना आंदोलन से दूर हो गया था। तो सारे टीचर्स, सारे क्लासमेट्स की, अरे यहाँ क्यों आए हो, राजनीति ही करो, जाके धरना ही दो, बदल लिया देश, मिट गया करप्शन, ऐसी चीजें। तो 6 महीने साल भर तक ना खूब टॉन्ट पड़ते थे। तो वो फेज काफी डिमोरलाइजिंग था। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी यार प्रांजल, आई मस्ट से कि आपने बहुत कुछ फेस किया, उसके बाद आप जहाँ पे पहुंचे वहां तक पहुंचे हो। आई एम श्योर आनंद की आपकी जर्नी भी इतनी इंटरेस्टिंग होगी, तो एक सेशन मैं आपके साथ करूंगा और आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी भी अपन जानेंगे। अरे सो स्वीट ऑफ यू, मीन्स अ लॉट। सो प्रांजल, अब सीधा हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ ऐसे मजेदार क्वेश्चंस है आपके लिए कि मुझे भी क्वेश्चंस पढ़ के इतना मजा आ रहा था कि यार ये सिर्फ हमारे व्यूअर्स ही हो सकते हैं, इंडिया की व्यूअर्स ही हो सकते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए। पहला क्वेश्चन कि क्या प्रांजल हम यहाँ पे हमारा पैसा रिडीम कर ले, क्योंकि मार्केट में कोविड की सेकेंड वेव आ रही है, मार्केट में करेक्शन के जैसा सिनेरियो आ रहा है, मार्केट में फियर बढ़ा हुआ है।
तो क्या हम एक बार हमारा जो 5 साल 10 साल 15 साल का पैसा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, इंडेक्स फंड्स के थ्रू हो, पीएमएस के थ्रू हो या डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, बट वो अगर मेरा लॉन्ग टर्म पैसा है, क्या मुझे उसको एक बार रिडीम कर लेना चाहिए? जब मार्केट करेक्शन आएगा प्रांजल, तब मैं वापस इन्वेस्ट कर दूंगा, पर क्या मैं एक बार रिडीम कर लूं या कैसे करा जाए? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? राइट, तो इसका एक कंडीशनल आंसर है, स्ट्रेट आंसर नहीं है। जैसे हम भी एडवाइजरी चलाते हैं, तो हमारे भी ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमको दिख रहे थे पिछले साल, अभी तो हमने रोक दी, पिछले साल, जो ना सिर्फ इसलिए एडवाइस लेने आ रहे थे कि मार्केट ने अप्रैल से लेके सितंबर तक बहुत अच्छा किया है, तो उनको चाहिए कि बस ये 6 महीने वाला रिटर्न हमको दोबारा दिला दो। तो बहुत सारे नए लोग पिछले 1 साल में आए हैं, जिन्होंने या तो किसी की एडवाइस पे इन्वेस्ट कर लिया है, या इसलिए इन्वेस्ट कर लिया है कि मार्केट 1 साल में इतना रिटर्न दे सकता है, तो मैं भी लगाना चाहता हूँ। तो अगर ऐसे लोग आए हैं और उन्होंने शेयर या तो किसी से सुन के इन्वेस्ट किया है, या जो शेयर बस दौड़ रहे थे उनमें इन्वेस्ट किया है, और उनका खुद का कन्विक्शन नहीं है उन शेयर्स में, तब तो ये निकलने का अच्छा समय है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे शेयर्स हैं जो हाई कन्विक्शन शेयर्स हैं, जो आप 10 साल एनीवेज लेके बैठना चाहते थे, और जिनमें आपको पता है कि 10 साल कंपनी विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ये आपकी खुद की रिसर्च है, तो उन शेयर से या उन म्यूचुअल फंड से आपको नहीं निकलना है। क्योंकि अल्टीमेटली ना, शेयर्स में हम क्यों आते हैं? हम शेयर्स में आते हैं अंदर से, मन से, हम में से हर कोई आता है मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए। मेरा शेयर 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो एक सिंपल सी सोचने की बात यह है कि मेरा कोई शेयर 10 गुना नहीं होगा अगर मैं उसे दुगना होने पे बेच दूंगा। वो शेयर 10 गुना तभी होगा जब मैंने उसे 5 गुना होने पे, 8 गुना होने पे भी नहीं बेचा। तो अगर वो हाई कन्विक्शन कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं कि आज अगर वो आपने 50 पे लिया और वो आज 100 रुपए पे है, और आप मन से ये बोल सकते हो कि ये 50 भी वापस आ गई ना, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं उल्टा और खरीद लूंगा। मेरे को तो दुख है कि 50 की 100 हो गई, मैं और नहीं खरीद पाया। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है ना अपनी कंपनीज पे, उन कंपनीज को बिल्कुल मत बेचिए। सुनी सुनाई बातों पे रैली राइड करने के लिए जो लिया था, डेफिनेटली बेचिए। प्रांजल, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स को अपने गोल से मैप करते हैं, और वो उनका 5 साल 10 साल 15 साल का गोल है। क्या उन्हें भी कुछ रिडम्पशंस करना चाहिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग? राइट, इसमें भी एक कंडीशनल आंसर है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि या तो वो एक बार लमसम उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे उनके पास कैश फ्लोज है ही नहीं, या फिर 2-4 बार वो चंक्स में पैसा लगा सकते हैं, आगे उनके पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं है, वो एसआईपी मोड में नहीं जा रहे। अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल 10 साल आपके पास कैश फ्लोज नहीं है और आपने अपनी जीवन भर की सेविंग्स इन म्यूचुअल फंड्स में लगाई है, अब आगे मेरे पास एवरेज आउट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यस, आप सोच सकते हो इन लेवल्स पे निकलने का। लेकिन अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, 25 30 35 साल का, ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास ना सारी अर्निंग्स फ्यूचर में है, पास्ट में तो उन्होंने ज्यादा कमाया ही नहीं है, तो मार्केट कितना भी गिरे, अगले 30 सालों तक उनके पास कैश फ्लो रहेगा एवरेज करते चले जाने का। उनको लेवल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करते चले जाना चाहिए। कोई 55-60 है, 2 साल में पैसा निकालना ही है, अच्छा है कि आज निकाल लो, 2 साल मत रुको, पता नहीं कहाँ होगा। बट फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू डूइंग एसआईपी। बिल्कुल, आपने एक बहुत मजेदार बात बोली प्रांजल, कि अगर हमारा टाइम होराइजन अगले 2-3 साल का है, और या फिर बोल दिया जाए 5 साल का भी है, शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स के लिए, तो एक बार हम रिडीम कर लेंगे, तो फिर वैसे भी वो 5 साल का पैसा आपका इक्विटी में ज्यादा होना नहीं चाहिए। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात। फिर इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि आज के दिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग हो रही है। हुआ क्या था, जब मार्केट एक्चुअली 7,500 8,000 था, उस समय हम किसी भी कारणवश से इन्वेस्ट नहीं कर पाए। इन्वेस्ट ना कर पाना तो एक अलग बात है, हमने यहाँ पे रिडीम भी कर लिया किसी के कहने पे, या डर के मारे, या किसी भी कारण से, XYZ कारण से, कि अभी रिडीम कर लेते हैं, नीचे वापस इन्वेस्ट कर देंगे। जब मार्केट 10,000 के आसपास गया, हमें मार्केट पे भरोसा नहीं हो रहा था, 12,000 तक तो भरोसा हो ही नहीं रहा था। फिर जब एक्चुअली मार्केट भरोसा होने का हुआ, उस समय ऐसा मार्केट नहीं रहा कि यार मैंने पूरी रैली तो छोड़ दी, अब बिल्कुल एंड में जाके मैं इन्वेस्ट करूं, कहीं टूट जाए तो मेरा क्या होगा? अब उन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इसका भी आंसर ना बहुत ज्यादा सिमिलर है पिछले आंसर से, कि अगर आपके पास, ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, हमारी सैलरी अभी सबसे कम है, जिंदगी में हमको ग्रोथ मिलेगी, अभी जो हमारे पास कैश फ्लो या जो सेविंग्स है, कोविड का हाल था वैसी ही हालत बुरा था, हमारे पास सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो खुद से पूछिए कि अगर आज मार्केट 50,000 के आसपास है और 1 साल बाद भी मार्केट 40,000 पे होता है, विल यू हैव डबल द कैश जो आज आपके पास है? आज आप 1 लाख रुपए लगाने वाले हैं,
क्या 1 साल बाद आपके पास 2 लाख रुपए होंगे एवरेज आउट करने के लिए? अगर फ्यूचर में आपके पास आज से बहुत ज्यादा पैसा होने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है ना। अच्छा ये है कि आप अपने पैसे को टाइम इन द मार्केट दे दीजिए। वैसे भी कौन सा एफडी या सेविंग्स अकाउंट से आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो वैसे में बेटर है कि आप टाइम इन द मार्केट दीजिए। अगर ये सिचुएशन पूरी बदल जाती है फिर से कि आपके पास 50 लाख रुपए आज है और अगले 5 साल 10 साल अब आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, तो यस आप साइडलाइंस पे रहिए, उस पैसे को एफडी पे रखिए। जब समय आएगा तो परसेंटेज वाइज एलोकेट करिए। फ्रेश मनी आज एलोकेट करना, वो भी तब जब फ्यूचर कैश फ्लोज आपके पास नहीं है, वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी। मतलब आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें इमोशन मैनेजमेंट कैसे करें? मुझे तो बहुत फीलिंग ही मिस आउट की हो रही है कि यार मैंने तो पूरी रैली छोड़ दी और अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसके कारण से छोड़ी या इस कारण से छोड़ी, बट छोड़ दी, अब क्या करें? उस फीलिंग को कैसे? राइट। तो पता है बहुत अच्छा सवाल है ये आनंद, और मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई क्लियर आंसर मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में ना, जैसे मैं सोचता हूँ क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में, वंस यू नो द बेसिक्स, वंस आपने वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर आप बैट्समैन हो तो बॉल को कैसे मारना है ये हर बैट्समैन को आता है। तो कौन ग्रेट बैट्समैन बन रहा है ये उसके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। टेक्निक वाइज अगर वो इंडिया ए तक पहुंचा, अंडर 19 तक पहुंचा, तो ही इज गुड इनफ टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन। वो टेम्परामेंट की बात है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी वंस यू नो द बेसिक्स, स्टॉक्स पिक कैसे करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, हेडविंड टेलविंड कैसे देखना है, वंस यू नो ऑल ऑफ दैट, देन इट कम्स टू टेम्परामेंट। मतलब आई थिंक रादर देन सेइंग कि ये करना कैसे है, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि मैं बस ये यहाँ स्टैब्लिश कर दूं कि इमोशनल कंट्रोल रखना, भावनाओं में ना बहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसकी जरूरत को समझ जाए ना, इसकी इंपॉर्टेंस को, तो वो हम कर भी लेंगे। हमको क्या लगता है, पहली चीज आई थिंक जो मैं करके इमोशनल कंट्रोल ला पाता हूँ, ये एक शायद इकलौती एक्शनेबल टिप है जो मुझे हेल्प करती है। क्योंकि मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे फोन में ना एक भी इन्वेस्टिंग ऐप नहीं है। मतलब मैं जीरोधा यूज करता हूँ, मेरे पास काइट नहीं है, मेरे पास मनी कंट्रोल नहीं है, मैंने अपने टिकर का भी बुकमार्क बना के नहीं रखा है। अच्छा। बिकॉज अगर मैं रोज प्राइस मूवमेंट देखूंगा, फॉर अ ट्रेडर इट कुड बी ओके, क्योंकि मुझे रोज पैसा बनाना है, मुझे तो रोज पैसा बनाना ही नहीं है, तो मैं रोज वाली एप्स क्यों रखूं। और एनीवे अगर किसी दिन मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश करेगा तो मुझे व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, किसी दोस्त से पता चल ही जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो भी पता चल जाएगा। तो अगर मुझे खुद मनी कंट्रोल खोलना पड़ रहा है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं और मैं कुछ सिग्निफिकेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं खुद को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज्यादा ये जो इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना, जो हमको एक्शन बायस की तरफ लेके जाते हैं, ये इसीलिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हर सेकंड चेंज हो रही है, शेयर प्राइसेस हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम बस अपने आप को इससे दूर रख लें या ज्यूम कर लें कि आज मार्केट की छुट्टी है, इट्स वेल इनफ। हमारी इनफैक्ट जगह हम लोग की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी थी, हमने अभी बंद की हुई है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, स्टॉक मार्केट रिसर्च पोर्टल है। इसके बावजूद हमारी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रूल है, मंडे टू फ्राइडे कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं देखेगा ऑफिस में। Oh my God. सारा पोर्टफोलियो रिव्यू क्या हो रहा है, ये एनालिसिस हम लोग टीम मीटिंग्स में सैटरडे को करते हैं। क्योंकि अगर ना मैंने कोई शेयर रिकमेंड किया हुआ है और फ्राइडे को हम मीटिंग कर रहे हैं और वो 10% डाउन है, वी आर मोर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स। तो इनफैक्ट कई बार हमारी कस्टमर सर्विस ना थोड़ी स्टूपिड भी साउंड करती है क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट का मैसेज आता है, ये शेयर आज 10% बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, इसमें सर्किट क्यों, या 10% गिर गया, क्यों गिर गया। और तब हमारी कस्टमर सपोर्ट बोलती है, गिव अस 2 मिनट्स, वील चेक एंड टेल। क्योंकि वो तो सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे अपडेट हो रहे हैं, उनको मंडे टू फ्राइडे पता ही नहीं है। लेकिन आई थिंक दैट ये कंपनी में भी और ये पर्सनली भी हेल्प करता है। फिर ये फोमो वगैरह सब पीछे छूट जाता है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे थिंग। बिल्कुल प्रांशुल, आप जो बात बोल रहे हैं ना उससे मैं भी बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ। स्पेशली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो भी है, उनके साथ क्या होता है, अगर उनको सुबह एक बार मोबाइल ऐप खुल के नहीं देखे कि आज उनका म्यूचुअल फंड क्या हुआ, उससे पहले वो ब्रश भी नहीं कर पाते। हम कहते तो है कि प्रॉपर्टी से म्यूचुअल फंड को या इक्विटी को या इन्वेस्टमेंट को मैप करो, पर प्रॉपर्टी में भी अगर हम डेली प्राइस देखेंगे तो शायद हम वो पैसा बना ही नहीं पाते आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। प्रांजल, हमने सिलेक्शन पे तो बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, हमने बहुत बात भी कर रखी है कि स्टॉक में सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब अगर मैंने एक स्टॉक में एंट्री ले ली, बट मुझे पता चल गया कि यार ये गलत स्टॉक हो गई एंट्री, उसमें एग्जिट कब हो या कैसे हो, या आप एग्जिट पर्सनली कब कैसे करते हो? तुरंत।
मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो 99% गिरा हुआ है या 100% बढ़ा हुआ है, क्योंकि ना मेरा एक सिंपल सा थंब रूल है, इफ आई वुडंट लाइक टू ओन द एंटायर कंपनी, अगर मेरे पास मान लीजिए 4,000 करोड़ रुपए हों, तो क्या मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 100% स्टेक खरीदना चाहूंगा? क्या मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ओन करना चाहूंगा? इफ द आंसर इज नो, अगर उस कंपनी में मैं 4,000 रुपए नहीं डालूंगा तो मैं उस कंपनी में 4 रुपए भी नहीं डालूंगा। तो एक सिंपल थिंग ये है कोई भी शेयर खरीदते समय कि क्या ये वो बिजनेस है कि आपके पास अगर अनलिमिटेड पैसा होता तो इस बिजनेस को आप ओन करते और आप इस बिजनेस को मैनेज करना चाहते। इफ कई बार होता है ना कि हम ये टेक्सटाइल कंपनीज को देखते हैं कि ये ब्रांड तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पैंटालून्स, पीटर इंग्लैंड, आदित्य बिरला को देख लो, तो अरविंद के कई सारे ब्रांड्स, और हमको लगता है क्या ब्रांड्स हैं यार, और वो देख के हम वो शेयर खरीद लेते हैं कि बहुत सारे इनके पास ब्रांड्स हैं। लेकिन हमको ग्लैमर देख के शेयर नहीं खरीदना है, ब्रांड्स देख के। हमको खुद से ये पूछना है कि, और पहला सवाल ये कि मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, क्या मैं अपने लिमिटेड कैपिटल से ग्रोइंग आईटी बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, फिनटेक बिजनेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइट गुड्स, ये सब छोड़ के मैं टेक्सटाइल बिजनेस के शेयर में अपना लिमिटेड वैल्यूएबल कैपिटल लगाना चाहूंगा? तो अगर बस हम अपने हर सवाल को अपने कैपिटल से जोड़े ना, मेरा पैसा से मैं क्या ये बिजनेस खरीदना चाहूंगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। और वैसे में व्हेनेवर द आंसर इज नो, एग्जिट। ये मैटर नहीं करता कि लॉस कितना है। अगर आपने अपना 1% पैसा भी बाहर निकाल लिया तो मतलब आप अपने 1% पैसे को गलत जगह से सही जगह लगाने का मौका दे रहे हो। दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसमें ही ना प्राइस मूवमेंट भी मैटर नहीं करता। देखिए कई बार जरूर ऐसा होगा कि आपने एक बुरी कंपनी ली और आप बहुत इंतजार किए, आप निकले जब वो 90% गिर चुकी थी और वहां से वो वापस भी गई, वहां से हो सकता है वो 30-40% वापस बढ़ भी गई। तो अगली बार ना हम ये जो प्रायर एक्सपीरियंस है ना, इसके कारण नहीं यार वो भी कंपनी बुरी थी, मैंने बेची थी, उसके बाद वो बढ़ गई, इसलिए अब की बार ये जो बुरी कंपनी आई है मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो ये बहुत गलत है। मतलब इन्वेस्टिंग में ना मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कितना कमाओगे, मैं कितना कमाऊंगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है प्रोसेस और डिसिप्लिन। ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस से स्टिक करूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा हमको रिजल्ट ओरिएंटेड डिसिप्लिन या प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए। प्रोसेस वो हो जो प्रूवन है, जो सही है। रिजल्ट ऊपर नीचे हो तो हम प्रोसेस नहीं बदल सकते। कई बार बुरा स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ढूंढ ढूंढ के बुरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। प्रांजल, ये आंसर मैं आप ही से बहुत डिटेल में चाहता था, पता है, क्योंकि जब मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया ना कि प्रांजल के साथ हम लोग एक टॉक करने वाले हैं, आप अपना क्वेश्चंस पुट करो, सबसे ज्यादा कमेंट्स ये आए कि अनंत आप हमेशा रूल्स की, स्टॉप लॉस की, प्रोसेस की बात करते हो, प्रांजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि नहीं हम कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लेंगे। एंड आई थॉट कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं प्रांजल से आंसर चाहता हूँ कि वही सबको क्लेरिफाई करे। अनंत, तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, बिल्कुल ही नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। हम लोगों की इस पे सोच ये है कि पूरी मेहनत ना आप कंपनी को ढूंढने में कर लो, जितनी मेहनत करनी है। अगर 100 आवर्स ऑफ मेहनत है तो 99 आवर्स हम कंपनी ये हमको चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसीजन मेकिंग पे लगाते हैं। अगर उन 99 आवर्स के बाद हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचे कि ये कंपनी हमारे लिए सही है, तो जैसे जैसे वो गिरती जा रही है वो और अट्रैक्टिव होती जा रही है। क्योंकि प्राइस बेस्ड डिसीजन हम ले ही नहीं रहे। हमने तो क्वालिटी देख ली, वैल्यू देख ली। इफ वी एग्री कि क्वालिटी के कंपैरिजन में वैल्यू है, तो हम अगर क्वालिटी और वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और प्राइस गिरता जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, ऑफ कोर्स इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिपरकशंस भी होते हैं, क्योंकि अगर हम गलत हैं उस कंपनी के बारे में तो हम गलत होते चले जाते हैं और ज्यादा। यहाँ पे एक डिसिप्लिन काम आता है कि कुछ भी हो जाए हम 8-9% से ज्यादा एलोकेशन एक कंपनी में नहीं करेंगे। तो हम एवरेज आउट करना भी बंद कर देंगे जब हमारा 8-9% एलोकेशन हो गया। कुछ भी हो जाए उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ऑफ कोर्स इसका लॉस भी होता है कई बार, कि गिरता चला गया और इन द एंड ये पता चला कि मार्केट वाज राइट, वी वर रॉन्ग। लेकिन इसके फायदे भी होते हैं कि सो इट वर्क्स बोथ वेज। इसमें जैसे आप लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब स्टॉप लॉस। तो वो स्टॉप लॉस आई थिंक हमारे लिए है पोर्टफोलियो एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन, कि अगर ये 8% है
तो मेरा स्टॉप लॉस 8% है मेरे पोर्टफोलियो का। तो अलग तरीके का स्टॉप लॉस है, बट स्टॉप लॉस है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपका वो स्टॉप लॉस फंडामेंटल के बेसिस पे, अगर फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं तो आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। बिल्कुल 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 ठीक बात है। सबकी अपनी स्टाइल होती है और सबको अपनी स्टाइल पे विश्वास होना चाहिए, दैट इज द की। और अब आपको कितना विश्वास है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे? आपका मार्केट आउटलुक क्या है अगले 3 साल से 5 साल में, हम ये जानना चाहेंगे। राइट। तो अनंत, इन जनरल ना हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मैक्रो एनालिसिस करते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कौन सी इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब का मुझे एकदम ही जीरो आइडिया रहता है। और मेरी टीम को भी हम लोग यही बोल रहे थे कि इस पे ध्यान मत देना, तुम्हारा काम है कंपनी उठाना। अगर तुम कंपनी को एनालाइज करोगे तो एनीवे उस इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तुम एनालाइज कर लोगे। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है ये ठीक है, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आप बहुत सारे हाइपोथेसिस और बायोसिस के साथ ही शुरू करते हो कि मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है, अब मुझे इसमें कंपनी चाहिए। सो वी थिंक कि उल्टा जाओ, बॉटम अप जाओ। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, और आई वुड से कि क्योंकि हम लोग मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, आप डेफिनेटली हो विद ऑल योर क्वालिफिकेशन, बट मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक दे शुड कीप इट सिंपल, सेइंग कि ब्रॉड ट्रूथ क्या है इंडिया के बारे में, बहुत ब्रॉड ट्रूथ। क्या इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूसेज बढ़ेगा अगले 5 साल में या कम होगा? आई थिंक हर कोई मान सकता है कि बढ़ेगा। क्या इंडिया में घरों में एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव अवन, डिश वॉशर्स, ये सब बढ़ेंगे या कम होंगे आज के मुकाबले में? आई थिंक एवरीवन एग्रीज कि नहीं, इनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंडिया में बहुत कम है। क्या इंडिया में नंबर ऑफ कार्स बढ़ेंगी? मोस्ट पीपल एग्री की बढ़ेगी, वो पेट्रोल हो, ईवी हो, इज अ डिफरेंट थिंग, बट बढ़ेगी। क्या इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ेगा? ब्रोकरेजेस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा? बढ़ेगा, मोस्ट पीपल थिंक। क्या इंडिया में, अगर मैं फार्मा की बात करूं, तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो बढ़ेंगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो बढ़ेगा। एज लोअर क्लास बिकम्स मिडिल क्लास, मिडिल क्लास बिकम्स अपर क्लास, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती हैं। क्या हम डर्मेटोलॉजी वाले ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा जाएंगे? लेजर थेरेपी, कॉस्मेटिक थेरेपी, थिंग्स लाइक दैट जाएंगे। क्या इंडिया में स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल हेल्थ, हाइजीन, वेलनेस प्रोडक्ट बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। एंड आई थिंक ये वो सारे ट्रेंड्स हैं जो ना हम सबको पता है बिना किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हुए। ये एक 12th के बच्चे को भी पता है, 10th के बच्चे को भी पता है। एंड आई थिंक दिस इज इनफ डेटा ना। मैंने अभी कम से कम 7-8 सेक्टर्स बता दिए। तो अगर 7-8 ये सेक्टर्स हैं, इसमें आप 2-2 कंपनियां ले लेते हो, आपके 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन गया। तो आई थिंक इतना सिंपल रखना चाहिए, एंड दैट्स इट। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। मतलब एक मेरे को आपकी बात बहुत पसंद आई इस आंसर में। आप क्या कह रहे हो कि अगर हम बंदर को स्टडी करना चाह रहे हैं ना, तो बंदर पे फोकस करो। ये मत देखो कि पेड़ पे क्या हो रहा है, पत्तियां कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सीधा बंदर पे फोकस करो और वहीं पे बने रहो। प्रांजल, सेक्टर्स वैसे तो आपने कवर कर लिए, पर किस तरीके से आप सेक्टर का रोटेशन समझ रहे हो आने वाले सालों में, उस पर भी कुछ लाइट डालिए ना। क्योंकि काफी लोगों का है, जैसे कि मेटल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो मेटल्स पे आपका क्या व्यू है? फार्मा पे गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या व्यू है? ऐसे कुछ सेक्टर। राइट। तो मोस्टली मेटल्स भी अवॉइड, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझता है वो साइकिल। तो हमारे पोर्टफोलियो में वी डोंट हैव मेटल स्टॉक्स, क्योंकि उसमें ना आई थिंक हमको 2 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंट्री भी सही, एग्जिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सही टाइम पे होना। तो वी लाइक सेक्टर्स जो ज्यादा सिक्लिकल ना हो, जो ऑल परवेजिव हो, जो हमेशा कंपाउंड करते रहें, क्योंकि उसमें एग्जिट इज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। यू डोंट हैव टू टाइम इट एकदम परफेक्टली। तो आई थिंक अगर हम मेटल्स या और सिक्लिकल सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, हम अपने रिस्क को डबल कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग कि हम 2 सही डिसीजन लेंगे, विच वी थिंक वी कांट डू, तो वो सेक्टर्स नहीं पसंद। इसके अलावा अनंत, आई थिंक कि इट rather than saying कि कौन से सेक्टर्स इग्नोर करने, आई थिंक वी शुड, ऑल ऑफ अस शुड पिक हमारे 3-4 या 5 सेक्टर जिसपे हमको फोकस करना है। सो वी रन अ फिनटेक स्टार्टअप, तो हमारा फेवरेट सेक्टर नेचुरली बिकम्स एनबीएफसी, फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, एंड 30%, 25-30% एलोकेशन हमारा इज देयर बिकॉज दिस इज समथिंग वी रियली रियली अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारी कंपनी में, तो वी आर अ टीम ऑफ 45, हमारी कंपनी में सभी 22 से 30 साल के लोग हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज वी आर गुड, हमारी खुद की टेक टीम है। सो टेक इज अ सेक्टर वी लाइक। फैशन, कंज्यूमेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, वाइट गुड्स, अगेन
ये है कि मैं बस उन 40 लोगों को अगर लेके ऑडिटोरियम बैठ जाऊं ना कि बताओ आजकल विप्रो का स्वीट एंड हेल्दी यूज कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले, कि जायडस का शुगर फ्री यूज कर रहे हैं, आईएफबी की वॉशिंग मशीन कितनों के घरों में हाथ उठाओ, तो हैवेल्स के पंखे लगा रहे हो कि क्रॉम्पटन के कि ओरिएंट के, तो सिंपल थिंग्स लाइक दिस। किसी के घर में पेंट हो रहा है तो पेंटर ने एशियन पेंट पुश किया कि नहीं, बहुत ज्यादा कन्विंस किया कि नहीं कि एशियन पेंट ही चाहिए, या फिर ये JSW और वो एक और धोनी वाला पेंट शालीमार नहीं इंडिगो हाँ इंडिगो। तो आजकल ये सच में हाँ ये सिर्फ IPOs हैं या ये सच में ग्राउंड लेवल पे भी हैं? तो आई थिंक इसको इतना ही सिंपल रखते हैं हम लोग। मोस्टली हम लोग फोकस करते हैं कि कौन से सेक्टर्स हमको पता है। तो अब आप जैसे मैं आपको बताया कि मिनरल्स, मेटल्स, ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज भी अवॉइड, ट्रेडिंग कंपनीज भी अवॉइड, B2B ट्रेडिंग कंपनीज भी अवॉइड, B2G बिजनेसेस भी अवॉइड टोटली, क्योंकि हमको लगता है कि इफ योर एंटायर बिजनेस इज बेस्ड ऑन जस्ट वन बायर, तो जैसे ये रेलवे को मतलब ये कंटेनर्स देने वाली कंपनियां जो सिर्फ रेलवे पे डिपेंडेंट है अपने 95% बिजनेस के लिए, आई थिंक वो रेलवे को बहुत ज्यादा पावर दे देता है कि बताओ कौन सबसे सस्ता देगा, मैं तो उससे खरीदूंगा। रेलवे को पता है कि सबके पास कैपेसिटीज हैं, सबको सैलरीज देनी है, सबको अपनी फर्नेस चलानी है, तो हम जिस दाम पे बोलेंगे वो लॉस में भी हमको सप्लाई करेगा, उसको तो बस अपना चलाते रहना है, फैक्ट्री को रनिंग रखना है। तो इस तरह के B2G बिजनेसेस वी डोंट लाइक एट ऑल। तो रादर देन सेक्टर हम लोग बिजनेस मॉडल्स अवॉइड करते हैं। B2G अवॉइड कर दिया, B2B ट्रेडिंग अवॉइड कर दिया, कमोडिटी अवॉइड कर दिया, PSUs हम लोग पूरा अवॉइड करते हैं। आई थिंक देयर इज इनफ एविडेंस कि एयर इंडिया और इंडिगो में कौन बेटर है, एक कैनरा बैंक और एक HDFC बैंक में कौन बेटर है। आई थिंक मैं हमेशा से ना, मेरे को थोड़ा पॉलिटिकली मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है हमको बाहर और अंदर के खतरों से बचा के रखना और हमको न्याय दिलाना। गवर्नमेंट अगर ये सब बिजनेसेस कर रही है जो उसका काम नहीं है, नेचुरली वो प्राइवेट सेक्टर से इनएफिशिएंट रहेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की वो जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है आपकी वो अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करती है। PSU कई बार बहुत तरफ से उनको सपोर्ट रहता है, उनको पता रहता है हम 5 साल भी लॉस में रहे हमारे एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं है। ऑफ कोर्स उसके कई सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन एज ए रिटेल शेयर होल्डर मैं उन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कर रही है, तो मेरे को अपने पैसे उस शेयर में क्यों डालने? मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं उसका शेयर खरीद लूंगा तो उन PSU को चैरिटी करने में या सोशल वेलफेयर करने में कुछ मदद मिलने वाली है। मैं तो किसी और रिटेल सेलर को एग्जिट दे रहा हूँ, तो मुझे उसको एग्जिट नहीं देना है, मुझे मेरा कैपिटल एफिशिएंट प्राइवेट प्लेयर्स में लगाना है। ब्यूटीफुली आंसर्ड, मजा आ गया प्रांजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है, बिटकॉइन। राइट। इस पे ना मतलब बहुत ही मेरे को बिटकॉइन के बारे में पहले तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, ये डिस्क्लेमर, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज से बोल रहा हूँ। और ना मैं थोड़ा मतलब आई वुड ऑनेस्टली एक्सेप्ट दिस कि मैं थोड़ा वॉरेन बफेट का अंधा फॉलोअर जैसा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि ही सेज समथिंग और आई इंस्टेंटली स्टार्ट बिलीविंग इट, और फिर मेरे को खुद को रोकना पड़ता है कि नहीं, लेट्स रैशनलाइज, आई एम अलाउड टू डिफर फ्रॉम हिम, मेरा ओपिनियन अलग भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता। आई डोंट नो इफ आई लाइक हिज लॉजिक और आई एम बायस्ड, बट मेरा बिटकॉइन को लेके ओपिनियन ये है कि देखिए बिटकॉइन की क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? अगर HDFC का शेयर बढ़ता है तो वो इसलिए बढ़ता है कि या तो उसकी टेक्नोलॉजी, या तो उसकी IP की वैल्यू है, टेक्नोलॉजी की वैल्यू है, बुक वैल्यू है, या अर्निंग ग्रोथ है। ज्यादातर कंपनियों में इनमें से कुछ हो रहा है कि शेयर एनुअल आपका P&L बढ़ रहा है, आप हर साल ज्यादा कमा रहे हो तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम लैंड देख लें, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो रेंटल यील्ड का इतना टाइम्स इज यूजुअली कमर्शियल प्रॉपर्टी इज वैल्यू, कि साल में 2% रेंट आ जाता है, मतलब इतना वैल्यू एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो आपको ना कुछ डिविडेंड देने वाला है, ना वो आपको कुछ इंटरेस्ट देने वाला है, कोई आपको उससे रेगुलर इनकम मिलने वाली है नहीं। मतलब इट इज सिमिलर टू गोल्ड। अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हटा दूं, इन नेचर इट्स सिमिलर टू गोल्ड, कि गोल्ड की भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू एज सच नहीं है, इट जस्ट सिट्स देयर, आपको कोई भी रेगुलर इनकम नहीं दे रहा है। देयर इज नो रीजन कि अच्छा गोल्ड 30 से 50 हजार हुआ क्योंकि गोल्ड की अर्निंग
40% बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। Why is gold value? Because gold is rare. It's not abundant. वो water या iron जैसा available नहीं है। Bitcoin is also rare. I think that was really intelligent of them. 21 million Bitcoins ही है, जिसमें I think 80-85% has already been mined. So it's very very rare. जिसके कारण yes, it's similar to gold, उसकी value होनी चाहिए। लेकिन गोल्ड सिर्फ रेयर है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। गोल्ड के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्ड हैज प्रूवन इन द लास्ट 5000 years दैट इट कैन नॉट बी सप्लीमेंटेड। गोल्ड विल रिमेन गोल्ड। कल को कोई मेटल आके गोल्ड को आउटडेटेड नहीं कर लेगा कि अब मैं हूं नया गोल्ड, अब मेरे को वैल्यू करो। एंड वी कैन ऑल रीजनेबली अज्यूम कि अगले 50 साल भी गोल्ड विल रिमेन गोल्ड। कैन वी से दैट अबाउट बिटकॉइन कि अगले 10 साल या अगले 5 साल भी कोई और क्रिप्टो करेंसी आके बिटकॉइन को रिप्लेस नहीं करता? अगर मैं ये आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकता, मेरे को नहीं पता ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसलिए मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो बिटकॉइन के बारे में मैं ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। अगर कोई कह सकता है जो बिटकॉइन को समझता है, जो क्रिप्टोज को समझता है और वो इसके शायद नेटवर्क इफेक्ट को समझता है कि एज मोर एंड मोर कंट्रीज, कंपनीज, इंडिविजुअल स्टार्ट ट्रेडिंग इन बिटकॉइन, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर एनी अदर क्रिप्टो करेंसी टू रिप्लेस बिटकॉइन। अगर कोई इसको समझता है और कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि नहीं, अब अगले 10-20 साल बिटकॉइन विल रिमेन द नंबर 1 मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, उसके लिए यस, बिटकॉइन इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू आप कब खरीद रहे हो और क्या खरीद रहे हो। मैं ये आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकता। गोल्ड के बारे में कर सकता हूँ, क्रिप्टो के बारे में नहीं, इसलिए आई इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड नॉट इन बिटकॉइन। वेरी सिंपल आंसर। आपके सारे आंसर्स में सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आप उसको बहुत सिंपल रखते हो ताकि बिल्कुल लेमैन भी समझ सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके। वो आनंद इतना ही आता है मुझे। नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है और सबसे ब्यूटीफुल चीज है जो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आती है। आपसे कभी भी कॉन्वर्सेशन करो, हमेशा वो इतनी सिंपल होती है कि वो सबको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रांजल, टुवर्ड्स द एंड एक बड़ा ही नटखट बोल दिया जाए या एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बोल दिया जाए जो हमारी ही फैमिली से आया है, तो हमें आंसर करना जरूरी है। पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है, प्रांजल कामरा आखिरकार किसे डेट कर रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? वाह, तो मैंने कभी अपने चैनल पे ये नहीं बोला है। मुझे लगा है कि क्या करना है बोल के, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रखते हैं। लेकिन हाँ, सो आई am in a relationship. I have been in a relationship since I was in class 11th. So with the same girl, So it's been 13 years now since we are in a relationship. Yeah. And who is the lucky girl? So I am the lucky one, but I think so she's my co-founder in Phenology, and she has a YouTube channel as well, Phenology Legal. So she makes videos on legal and competitive exam preparation. So we started Phenology together. ठीक है, अब सब समझ चुके होंगे, I am very sure. चलिए प्रांजल, थैंक्स। In fact, you know, आनंद, यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा ना 1-2 YouTube चैनल्स और हैं, और इंस्टा में भी हम लोग रील्स वगैरह बनाते हैं। तो कई बार उन लोगों को कमेंट आ जाता है कि आप YouTube पे इसलिए हो क्योंकि आप प्रांजल सर की गर्लफ्रेंड हो और थिंग्स लाइक दैट। तो वो लोग नहीं है। अच्छा, वो लोग नहीं है। मतलब सबको थोड़ी तो खोज करनी पड़ेगी, थोड़ा तो ढूंढना पड़ेगा। Right. Pranjal, thanks a lot for complete conversation, and thank you for explaining everything. All the very best for Ticker second version, updated version जो आने वाला है. All the very very best for that, and thank you for coming and conversing with all of us. Thank you so much, Anand. It was great. The way you converse, the way you present yourself, I learn a lot from you. और मैं भी उम्मीद करूंगा कि मैं आपके जितना presentable हूँ. And so thank you so much. It was a learning experience. So sweet of you, means a lot. Thank you, Pranjal. Thank you for all the time. Thank you. Bye.